गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जीएमएस। तो जीएमएस में कुछ बदलाव किया गया है आपके आगामी एग्ज़ाम्स को देखते हुए। आपके आगामी एग्ज़ाम्स जो हैं बिहार एएसआई के हैं, तो उसके लिए हम 5 मिनट का डिक्टेशन देंगे, एंड आरएसएम एसएसबी के लिए तो उसके लिए 10 मिनट का डिक्टेशन देंगे, जो कि एडिटोरियल ही होगा, क्योंकि ये जो शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन है वो एडिटोरियल का है, तो इसमें एडिटोरियल ही दिया जाएगा। तो 2 एडिटोरियल को मिक्स किया गया है, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान टाइम्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 मिनट, फिर उसके बाद 10 मिनट का डिक्टेशन, जैसा कि आप लोगों ने कहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये पर्याप्त नहीं लग रहा है तो आप हमारी प्राइम सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कि आप हमारी प्राइम सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम आरएसएम एसएसबी, बिहार एएसआई, एसएससी स्पेशल की तैयारी करवाते हैं स्पेशल डिक्टेशंस के साथ। अदरवाइज़ आप नहीं करना चाहते हैं तो आप फ्री हैं, आप यहाँ यूट्यूब से डिक्टेशन लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ज़बरदस्ती नहीं है, बाउंडेशन भी नहीं है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ही करें, अगर नहीं करना चाहते तो आप यूट्यूब की डिक्टेशन को लिख सकते हैं। अस्सी शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मतदान के चौथे चरण के दौरान बंगाल के कूच बिहार जिले के सीतलकुची इलाके में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ जवानों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत और एक अन्य बूथ पर उपद्रवियों की ओर से एक मतदाता की हत्या यही बताती है कि यह राज्य चुनावी हिंसा का पर्याय बन गया है। सीआईएसएफ जवानों को उग्र भीड़ पर गोली इसलिए चलानी पड़ी क्योंकि वह उनके हथियार छीनने पर आमादा थी। यह भीड़ इस अफवाह के बाद हमलावर हुई कि सुरक्षा बलों ने एक युवक को गोली मार दी है, जबकि वह बीमारी के कारण बेहोश हुआ था। पता नहीं यह झूठी और शरारत भरी अफवाह किसने फैलाई, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि 4 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए लोगों को उनका घेराव करने के लिए उकसाया था। इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी दिया, लेकिन उनके तेवर जस के तस बने रहे। सीतलकुची इलाके की घटना को अपवाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गत दिवस ही हुगली और 24 परगना में भाजपा की महिला प्रत्याशियों पर हमले किए गए। बंगाल में अभी तक मतदान का हर चरण हिंसा से 2-4 हुआ है। अंदेशा यही है कि मतदान के शेष चरण भी हिंसा के गवाह बन सकते हैं। बंगाल में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले से ही हिंसा जारी है। हालांकि चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल की चुनावी हिंसा केवल यही नहीं बताती कि सत्ता के दावेदार दोनों प्रमुख दल यानी तृणमूल कांग्रेस और
भाजपा चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है, बल्कि यह भी रेखांकित करती है कि राजनीतिक विरोधियों को डराने, धमकाने और यहाँ तक कि उन्हें मौत के घाट उतारने की खतरनाक प्रवृत्ति ने यहाँ अपनी जड़ें जमा ली हैं। किसी भी कीमत पर अपने राजनीतिक विरोधियों के दमन की अलोकतांत्रिक का परिचय पहले वाम दलों ने दिया, फिर उसे परिवर्तन के नारे पर सवार होकर सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस ने अपना लिया। इसी का नतीजा है राज्य में 100 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या। यदि केरल और बंगाल को छोड़ दें तो शेष देश राजनीतिक और चुनावी हिंसा से करीब करीब मुक्त हो चुका है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। आज बंगाल में जो कुछ देखने को मिल रहा है वह एक गंभीर राजनीतिक बीमारी का लक्षण और लोकतंत्र के लिए कलंक है। इस कलंक से मुक्ति के लिए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि चुनाव आयोग और अधिक सख्ती बरते। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के 10 मिनट का डिक्टेशन का, यानी कि RSMSSB स्पेशल डिक्टेशन 10 मिनट की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि एग्ज़ाम में अगर हमने तैयारी 5 मिनट की है या 6 मिनट की है तो 10 मिनट की लिखते लिखते हाथ में पेन होने लगता है, तो उसकी प्रैक्टिस आप अभी से कर सकते हैं। 10 मिनट की डिक्टेशन लिख के, वो भी न्यू डेली। तो डेली यहाँ पे आपको मिलेगा एडिटोरियल डिक्टेशन 10 मिनट तक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। और हाँ, आउटलाइन इसकी आप जानते ही होंगे, अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वहाँ पे लिंक दी गई है e.steno करके, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमने इसी आउटलाइंस को हमारे इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, हिंदी स्टेनो नाम से हमारा जो इंस्टाग्राम है। सारे इंस्टाग्राम की हैंडल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे तो इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मतदान के चौथे चरण के दौरान बंगाल के कूच बिहार जिले के सीतलकुची इलाके में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF जवानों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत और एक अन्य बूथ पर उपद्रवियों की ओर से एक मतदाता की हत्या यही बताती है कि यह राज्य चुनावी हिंसा का पर्याय बन गया है। CISF जवानों को उग्र भीड़ पर गोली इसलिए चलानी पड़ी क्योंकि वह उनके हथियार छीनने पर आमादा थी। यह भीड़ इस अफवाह के बाद हमलावर हुई कि सुरक्षा बलों ने एक युवक को गोली मार दी है, जबकि वह बीमारी के कारण बेहोश हुआ था। पता नहीं यह झूठी और शरारत भरी अफवाह किसने फैलाई, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि 4 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए लोगों को उनका घेराव करने के लिए उकसाया था। इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी दिया, लेकिन उनके तेवर जस के तस बने रहे। सीतलकुची इलाके की घटना को अपवाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गत दिवस ही हुगली और 24
परगना में भाजपा की महिला प्रत्याशियों पर हमले किए गए। बंगाल में अभी तक मतदान का हर चरण हिंसा से दो चार हुआ है। अंदेशा यही है कि मतदान के शेष चरण भी हिंसा के गवाह बन सकते हैं। बंगाल में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले से ही हिंसा जारी है। हालांकि चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल की चुनावी हिंसा केवल यही नहीं बताती कि सत्ता के दावेदार दोनों प्रमुख दल यानी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है, बल्कि यह भी रेखांकित करती है कि राजनीतिक विरोधियों को डराने धमकाने और यहाँ तक कि उन्हें मौत के घाट उतारने की खतरनाक प्रवृत्ति ने यहाँ अपनी जड़ें जमा ली हैं। किसी भी कीमत पर अपने राजनीतिक विरोधियों के दमन की अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति का परिचय पहले वाम दलों ने दिया, फिर उसे परिवर्तन के नारे पर सवार होकर सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस ने अपना लिया। इसी का नतीजा है राज्य में 100 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या। यदि केरल और बंगाल को छोड़ दें तो शेष देश राजनीतिक और चुनावी हिंसा से करीब करीब मुक्त हो चुका है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। आज बंगाल में जो कुछ देखने को मिल रहा है वह एक गंभीर राजनीतिक बीमारी का लक्षण और लोकतंत्र के लिए कलंक है। इस कलंक से मुक्ति के लिए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि चुनाव आयोग और अधिक सख्ती बरते। भारतीय समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना का अभ्यास बड़ी चिंता का विषय है। यह मामला सीधे सीधे भारत की संप्रभुता से जुड़ा है और सजगता से भी। खुद अमेरिकी नौसैनिक बेड़े ने माना है कि उसने भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अभ्यास किया है। अमेरिकी बेड़े की ओर से जारी विज्ञप्ति इशारा करती है कि अमेरिकी पहले भी भारतीय समुद्री सीमा में आते रहे हैं। अमेरिका भारत का मित्र देश है और यदाकदा उसका भारतीय क्षेत्र में आ जाना विशेष गंभीरता की बात नहीं है, लेकिन अगर बिना सूचना भारतीय क्षेत्र में अभ्यास की शुरुआत हो रही है तो इस गलत परंपरा का लगाम लगाना जरूरी है। अमेरिका भारत की मंजूरी के साथ आए कोई हर्ज नहीं, लेकिन भारतीय क्षेत्र में किसी अन्य देश द्वारा सैन्य अभ्यास की सूचना छिपी नहीं रहनी चाहिए। अमेरिका ने अगर छिपाया है तो दाल में कुछ काला देखना गलत नहीं है। विशेषज्ञों को चिंता हो रही है तो उस चिंता को दूर करना भारतीय विदेश व रक्षा मंत्रालय के लिए जरूरी है। अमेरिकी नौसेना की 7वीं फ्लीट की टिप्पणी विशेष रूप से सवाल खड़े कर रही है। क्या अमेरिकी बल भारत प्रशांत क्षेत्र में हर दिन ऑपरेशन करते हैं? क्या ये सभी ऑपरेशन किन्हीं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है? क्या अमेरिकी सुरक्षा बल कहीं भी उड़, तैर और अभ्यास कर सकते हैं? यदि अमेरिकी बेड़े
के जवाब में भारत की परवाह शामिल नहीं है, तो आधिकारिक स्तर पर भारत को अपनी बात रखनी चाहिए। ऐसा ही खतरा जब चीन की ओर से अंडमान निकोबार के पास पैदा हुआ था, तब भारत ने कड़ी आपत्ति की थी। ठीक वैसी ही आपत्ति अमेरिका के साथ भारत भले न जताए, पर इतना दबाव तो बनाना ही चाहिए कि अमेरिकी बेड़ा अपने जवाब में शालीनता और मित्रता के शब्द जरूर रखे। भारत जैसे दूसरे देशों की संप्रभुता की कद्र करता है, ठीक वैसी ही उम्मीद उसका हक है। ऐसा न हो कि कोई देश मित्रता का सहारा लेकर भारत की अवहेलना करे। कतई जरूरी नहीं कि अमेरिका के साथ संबंधों में भारत एक विवाद पैदा कर ले, लेकिन अपनी गरिमा की रक्षा के लिए सजग होना अनिवार्य है। कायदा यह है कि किसी भी तटीय देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सीमा समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील यानी 370 किलोमीटर की दूरी तक होती है। इस क्षेत्र में मौजूद समुद्री संसाधनों पर संबंधित देश का अधिकार होता है। अतः कोई शक नहीं कि अमेरिका को पूछकर ही अभ्यास करना चाहिए था। अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया है तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। पहला, भारत से मित्रता का वह लाभ लेना चाहता है और उसे लगता है चीन की वजह से उलझा भारत आपत्ति नहीं करेगा। दूसरा अर्थ, विगत दिनों अमेरिकी मंत्रियों और विशेष दूत ने भारत दौरा किया है। क्या कोई ऐसी बात है जो भारत ने नहीं मानी है या जो अमेरिका को बुरी लगी है और वह भारत को दबाव में लाना चाहता है? आज जिस दौर में दुनिया है उसमें किसी भी आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। हमें अधिकतम पारदर्शिता के साथ चलना चाहिए। अपने स्वभाव के अनुरूप संभावनाओं की तलाश भारत को जारी रखनी चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उदारता किसी भी मोर्चे पर देश के लिए बोझ न बने। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले आपको बता दें कि आप लोग कहते हैं कि हमें लिंक नहीं मिला या हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो आप सीधे एक बार प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। जस्ट वहाँ पे एरो बना हुआ है नीचे का, तो वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको लिंक मिलेगी हमारे टेलीग्राम का, जो कि सबके लिए अलाउड है। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हिंदी स्टेनो करके है। अगर आप बॉक्स देखेंगे तो सबकी लिंक दी गई है। आप हमें फॉलो करना चाहते तो आप हमें कर सकते हैं। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।